नमस्कार। हम संधि की परिभाषा और संधि के प्रकार के बारे में समझ चुके हैं। हम जान चुके हैं कि 3 प्रकार की संधि होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद हम सभी भेदों को विस्तार से समझेंगे और तत्पश्चात हम इनको पहचानने की एक ट्रिक भी बताएंगे, जिससे कि आप देखते ही जैसे ही शब्द को देखेंगे आप तुरंत पहचान लेंगे कि इसमें कौन सी संधि है। तो चलिए शुरू करते हैं। संधि का प्रथम जो भेद है स्वर संधि से। स्वर संधि किसे कहते हैं वो हम समझ चुके हैं, दोबारा समझते हैं। 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर होगा और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर होगा। दोनों स्वर जब मिलेंगे तो एक तीसरा ही स्वर बनाएंगे, जिससे कि हम स्वर संधि समझते हैं। ये 5 प्रकार की होती है। पांचों प्रकारों को हम विस्तार से समझेंगे और उसके बाद हम उसकी शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्वर संधि का प्रथम भेद देखते हैं, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि जैसा कि नाम से ही हमें पहचान में आ रही है कि 2 स्वर मिलकर के दीर्घ हो जाएंगे। और वो 2 स्वर कैसे होंगे? वो समान होंगे, एक जैसे होंगे। जैसे प्रथम शब्द का अंतिम जो वर्ण है वो ए या आ में से होगा और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है वह भी ए या आ में से होगा। दोनों तरफ या तो ए होगा या आ होगा और द्वितीय में भी ए होगा या आ होगा। दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं, यानी कि आ बन जाते हैं। इसी प्रकार ई और ई दोनों मिलकर ई बन जाते हैं। इसी प्रकार ऊ और ऊ मिलकर ऊ बन जाते हैं, यानी तीनों ही यहाँ दीर्घ हो रहे हैं। इसी प्रकार एक री भी होता है, री की संधि भी बनती है। ये री और एक और री मिलकर के और बड़ा री बन जाता है। ऐसे री भी दीर्घ हो जाता है। किंतु ये स्वर संधि का वह भेद है जो केवल संस्कृत में काम आता है। हमारे हिंदी में बड़े री से संबंधित किसी भी प्रकार के कोई शब्द प्रयोग में नहीं आते, इसलिए हम बड़े री वाले शब्दों को यहाँ नहीं करते हैं। हिंदी में हम केवल आ की, बड़ी ई की और बड़े ऊ की, ये 3 ही प्रकार की हमारे परीक्षाओं में संधि पूछी जाती है दीर्घ संधि के अंतर्गत। इन्हें हम अलग अलग उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये 11 स्वर हैं। ये 11 स्वर हैं जो हमने वर्ण विचार के वीडियो में अच्छे से समझ लिए थे। इन 11 स्वरों से ही स्वर संधि बनती है। कौन कौन से स्वर मिलकर के कौन सी संधि बनती है, ये हम इन स्वरों को लिख करके जब हम पहचानते हैं तो बहुत अच्छे से हमारे दिमाग में इतनी बैठ जाती है, आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। जैसे दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि कैसे होती है? या तो ए आ में होगी, दोनों तरफ ही ए आ आएंगे। दूसरे तरह से कैसे होगी? ई में होगी, ऊ में होगी और री में होगी। यानी ये दीर्घ जो स्वर संधि है वो 4 प्रकार से आपको बनेगी। 1, 2, 3 और ये 4। ये 4 प्रकार से ये संधि बनती है। कैसे बनती है? सबसे पहला प्रकार ये आपके सामने है। इधर अ हो, धन अ हो जाएगा बड़ा आ। चाहे इधर अ धन आ हो तो भी आ हो जाएगा। इधर आ धन अ हो तो भी आ हो जाएगा। आ धन आ हो तो भी आ हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ आपके आ, ए या आ, उसमें से कुछ भी आ जाए उसका परिणाम आ ही निकलेगा, दीर्घ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे हम देखें अन्न धन अभाव। अन्न धन अभाव में न में अ छुपा हुआ है तो यहाँ आ गया आपके अ, और अभाव में भी अ।
और ये अ और ए मिलकर के आ बन गया और ये अन्नाभाव, न में आ की मात्रा जुड़ गई और ये अन्नाभाव हो गया। इसी तरह से आप देखिए भोजन आलय, इसमें भी भोजन में अ है और आलय में आ है। ये ए और आ मिलकर के बन गए आ, और न में जैसे ही आ मिला ये बन गया भोजनालय। इसी तरह से आ और ए की संधि अगर हम देखें तो विद्या, विद्या में आ और अर्थी में अ, दोनों मिलकर बन गए विद्यार्थी। यहाँ देखिए बीच में हमेशा आपको, क्योंकि प्रथम शब्द होगा अंतिम शब्द होगा, बीच में संधि होगी, इसलिए हमेशा संधि का बीच में ही देखना चाहिए। तो आ गया। महात्मा में इधर भी आ इधर भी आ, दोनों मिलकर आ बन गए, एक आ कम हो गया और महात्मा ये शब्द बन गया। इसी प्रकार यदि हम ई की संधि देखें, ये दूसरा प्रकार है इस दीर्घ संधि का, ई वाला। ई और ई मिलकर बड़ा ई बना, गिरी इंद्र। गिरी में छोटा ई, अगर आपने गिरी में संधि विच्छेद करते समय बड़ा ई कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको शब्दों का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। दोनों शब्द के अर्थ निकलने चाहिए। यदि आपके अर्थ नहीं निकल रहा है तो आप समझ लीजिए कि संधि गलत है। तो गिरी और इंद्र में गिरींद्र बड़ा ई हो गया, मही, मही में बड़ा ई और इंद्र में छोटा ई, दोनों मिलकर के बड़ा ई हो गया महींद्र। गिरी ईश, गिरी में छोटा ई और ईश में बड़ा ई, दोनों मिलकर हो गए गिरीश। री में बड़ी ई की मात्रा आ गई। रजनी ईश, नी में बड़ी ई और ई में भी बड़ी ई। इस प्रकार से ये चार प्रकार से ई की संधि हो गई रजनीश। सब में परिणाम वही हुआ कि बड़ी ई हो गई, किंतु ये चार प्रकार से बनी। इसी प्रकार से ऊ की संधि भी आपके चार प्रकार से बनेगी, छोटा ऊ छोटा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ और बड़ा ऊ और बड़ा ऊ, चार प्रकार से ये संधि बनेगी। इसके उदाहरण भी आप देख लें। भानु उदय, इसमें छोटा ऊ है और बड़ा बन रहा है। अम्बु ऊर्मी में छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन रहा है अम्बूर्मी। वधु उत्सव में बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन रहा है वधूत्सव। भू ऊर्जा में आपके दोनों तरफ बड़ा ऊ है और परिणाम भी आपका बड़ा ऊ ही निकल रहा है और शब्द बन रहा है भूर्जा, यानी भूमि की ऊर्जा। इस प्रकार से ए में भी चार प्रकार, ई में भी चार प्रकार और ऊ में भी चार प्रकार। इस प्रकार से आपके ये दीर्घ संधि को हम 12 प्रकार से देख सकते हैं। और जो री की संधि जो मैंने आपको बताई थी वो केवल संस्कृत में काम आती है, हिंदी में काम नहीं आती है। इसके बाद देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे नियमों के विपरीत चलते हैं, उन्हें हम अपवाद का नाम दे देते हैं। या हालांकि हमारे हिंदी में ऐसे कोई अपवाद नहीं है कि जिन्हें हम समझ ना सकें, किंतु ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नियमों से थोड़े से हटकर होते हैं। इन्हीं शब्दों को परीक्षक विद्यार्थियों को भ्रमित करने के लिए परीक्षाओं में पूछ लेता है और हम नियमानुसार यदि इनको कर देते हैं तो हमारा गलत हो जाता है। जैसे हम देखें विश्व और वसु, इसमें अ और ए मिलकर के आ तो बन रहा है, किंतु जब इस व में से हमने ए निकाल लिया था तो यहाँ आधा ही व रह जाता है, किंतु यहाँ जब हमने संधि की तो ये पूरा व आ रहा है। तो ये नियम से थोड़ा विपरीत है, इसलिए विश्वा वस इसका बना है। इसी तरह से विश्व मित्र, इसमें अ और छोटे ई की संधि है विश्व मित्र और ये बन रहा है विश्वामित्र। ये जुड़ने पे ऐसा लग रहा है जैसे दीर्घ संधि का उदाहरण है, किंतु यहाँ अ और ई की संधि हो रही है, जबकि दीर्घ संधि में हमेशा एक ही स्वर जुड़ते हैं। दीन नाथ, इसमें न में अ है और ना में आ है।
ए और आ मिलकर आ तो हो गए, किंतु इधर नथ नहीं रहा, नाथ ही रहा। इस प्रकार यह भी नियम से थोड़ा विपरीत है। कुल अटा, कुल में अ और ये अ, तो यहाँ कुलटा हो गया। इसी प्रकार आप अष्टवसु, अष्टावसु, अष्टवक्र, अष्टावक्र, अष्टदश, अष्टादश, ये इसी प्रकार के उदाहरण हैं जो अपवाद स्वरूप देखे जाते हैं। एक दश, एक धन दश, एकादश, इसमें दै भी आधा होना चाहिए, किंतु ये पूरा हो गया, नियम से थोड़ा विपरीत हो गया। सारंग व सारांग, दोनों शब्द दो हैं, दोनों के अर्थ अलग निकलते हैं, किंतु यदि हम इन दोनों का ही संधि विच्छेद करें तो सार धन अंग, इस प्रकार से आपका संधि विच्छेद होगा। यदि आप सारंग का करेंगे तो भी और सारांग का करेंगे तो भी। तो इस प्रकार हम अपने वाक्य के हिसाब से इन शब्दों का प्रयोग, इन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। संधि विच्छेद दोनों का एक ही होता है। सीम धन अंत, सीम धन अंत, ए मैं का ए और ए मिल करके आ होना चाहिए, ये वाला सही है, सीमांत होना चाहिए, लेकिन इसका सीमंत भी बनता है। इस सीमंत का अर्थ मांग, जो मांग भरते हैं ना, वो वाला मांग होता है। तो इस प्रकार कई बार ऐसा होता है कि दो शब्द अलग अलग होते हैं, किंतु जब हम उनका संधि विच्छेद करते हैं तो वो एक जैसे हो जाते हैं। इस प्रकार ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो दिखते तो दीर्घ स्वर संधि के हैं, किंतु नियम से थोड़ा सा विपरीत होने की वजह से ये अपवाद में आ जाते हैं, और इन्हीं से परीक्षक हमें थोड़ा भ्रमित कर देते हैं। तो अब हमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, इन्हें आप अच्छे से समझ लेना। अब हम कुछ शब्दों को देखते हैं। ये आपके सामने कुछ संधि शब्द हैं। इन संधि शब्दों को आपको संधि विच्छेद करना है। यदि आपने इन सभी का सही संधि विच्छेद कर दिया तो आप समझ लीजिए कि आपको दीर्घ स्वर संधि पूर्ण रूप से आ गई है। तो अब आपको करना क्या है कि इनमें से कोई भी दो शब्द लेंगे, उनका संधि विच्छेद करेंगे और उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपने किस प्रकार से किया। आगे हम पढ़ेंगे दूसरा स्वर संधि का भेद है गुण स्वर संधि। उसको भी हम इसी तरह से विस्तारित रूप से पढ़ेंगे।